आपको एक महानतम विद्वान सिद्ध महर्षि याज्ञवल्क्य की बात बताने जा रहा हूं और उनके साथी महानतम विदुषी साध्वी गार्गी की भी बात करूंगा। तो आइए चलते हैं। प्राचीन भारत में ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में जब हमारे यहाँ दार्शनिक विषयों का अध्ययन मनन प्रमुखता से होने लगा था, तब कई स्त्रियों ने अपना जीवन अध्ययन और ज्ञान अर्जन को समर्पित कर दिया था। उस युग में स्त्रियां वैदिक और दर्शन आदि की शिक्षा के अतिरिक्त गणित, संगीत, वैद्य की, नृत्य और शिल्प आदि का भी अध्ययन करती थी। क्षत्रिय स्त्रियां धनुर्वेद अर्थात युद्ध विद्या की भी शिक्षा ग्रहण करती थी और युद्ध में भाग लेती थी। आपको कैकेयी इसका उदाहरण है। महाकाव्यों में वर्णित उच्च कुलों की स्त्रियां विविध प्रकार की विद्याओं में निष्णात होती थी। गर्ग वंश में बच्चन नामक महर्षि थे और उन्हीं की पुत्री का नाम था गार्गी। गार्गी उपनिषद काल की एक विदुषी महिला थी। गर्ग ऋषि के गोत्र में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम गार्गी पड़ा था। गार्गी संभवतः उत्तरी बिहार के किसी क्षेत्र की थी जहां से उनके लिए मिथिला की राजसभा में भी जाना होता था और इसीलिए ऐसा लगता है कि वो जो मिथिला में जाती थी तो मिथिला की ही रही होंगी या आसपास की। गार्गी उस देश में तब थी जब वैदिक मंत्र रचना के करीब करीब अवसान की ओर था। चारों ओर ब्रह्मज्ञान पर वाद विवाद और बहसें हुआ करती थी। याज्ञवल्क्य जिस परिदृश्य को अपना एक अद्भुत नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, गार्गी उसी युग में थी, उन्हीं के काल में हुई थी और जनक की ब्रह्म सभा में उन्हीं याज्ञवल्क्य के साथ जबरदस्त बहस करके गार्गी ने एक ऐसा नाम हमारे इतिहास में कमाया कि गार्गी को देश आज भी गौरवपूर्ण ढंग से याद करता है। क्या था वो विवाद? एक बार यज्ञ के समय राजा जनक ने घोषणा की कि जो व्यक्ति स्वयं को सबसे महान ज्ञानी सिद्ध करेगा उसे स्वर्ण पत्रों में जड़े सींगों वाली 1000 गायें उपहार में दी जाएंगी। इसके लिए कोई विद्वान तो आगे नहीं बढ़ा। इस पर ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य कहा, अरे उठाओ भाई, कोई तो बहस करने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार है, तो अपने गायों को ले चलो आश्रम की ओर और उनको हाँक लेने के लिए कहा। तब उपस्थित विद्वानों का याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ हुआ, तब हुआ। लेकिन उन प्रश्न पूछने वालों में गार्गी भी थी। उसके पूछे हुए ब्रह्म विषयक प्रश्नों से गार्गी की विद्वता का पता चला। उसके एक प्रश्न से तो याज्ञवल्क्य खुद उत्तेजित हो गए। कहने गार्गी, डांटते हुए बोले, गार्गी अब तू प्रश्न की सीमा का अतिक्रमण कर रही है, आगे अब मत पूछो, अन्यथा कहीं तेरा सिर कटकर खुद न गिर पड़े। फिर भी उसने 2 और प्रश्न किए। तो आइए गार्गी के दार्शनिक चरित्र का आंकलन उन 2 संवादों के आधार पर किया जाए जो उसने राजा जनक की ब्रह्म सभा में याज्ञवल्क्य से किए थे। गार्गी ने पूछा था, याज्ञवल्क्य जी बताइए, जल के बारे में कहा जाता है कि हर पदार्थ इसमें घुल मिल जाता है, तो यह जल किस में जाकर मिलता है? अपने समय के सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ याज्ञवल्क्य ने ठीक उत्तर दिया कि जल अंततः वायु में घुल जाता है। फिर गार्गी ने पूछा, तो वायु किस में जाकर मिल जाती है? और याज्ञवल्क्य का उत्तर था, अंतरिक्ष में। पर गार्गी तो अदम्य थी, कहां रुक सकती थी? वह याज्ञवल्क्य के हर उत्तर को प्रश्न में बदल दिया करती थी। अंत में गार्गी ने फिर वही सवाल पूछ लिया कि यह ब्रह्मलोक किस में जाकर मिल जाता है? याज्ञवल्क्य ने फिर गार्गी को डांटते हुए कहा, गार्गी इतने तुम सवाल मत करो और कहीं ऐसा न हो जाए तेरा भेजा ही फट जाए। गार्गी का सवाल वास्तव में सृष्टि के रहस्य के बारे में था। अगर याज्ञवल्क्य उसे ठीक से समझा देते तो उन्हें इस विदुषी दार्शनिक को डांटना न पड़ता।
पर गार्गी चूंकि अच्छी वक्ता थी, निरभिमानी थी और उसको पता होता था कि कब बोलना और कब चुप हो जाना होता है, तो याज्ञवल्क्य की यह बात सुनकर और समझ गई याज्ञवल्क्य के बारे में कि गार्गी अपने आप को यहां पर अभिमानी नहीं बनना चाहती। गार्गी ने पूछा, यह सारा ब्रह्मांड किसके अधीन है? तो स्वाभाविक था याज्ञवल्क्य का उत्तर था, अक्षर तत्व के। बोले गार्गी, इस अक्षर तत्व को जाने बिना यज्ञ और तप सब बेकार हैं। अगर कोई इस रहस्य को जाने बिना मर जाए तो समझ लो वह दुर्भाग्यशाली होगा, और ब्राह्मण वही है जो इस रहस्य को जानकर ही इस लोक से विदा होता है। इस बार तो गार्गी मुग्ध हो गई याज्ञवल्क्य से। अपने सवालों के जवाब से वो इतनी प्रभावित हुई कि महाराज जनक की राजसभा में उसने याज्ञवल्क्य को परम ब्रह्मनिष्ठ मान लिया और वहां मौजूद बाकी प्रतिद्वंदी विद्वानों से कहा, सुन लीजिए, अगर आप लोग अपना कल्याण चाहते हैं तो याज्ञवल्क्य को नमस्कार करके आप लोग अपने छुटकारे का रास्ता ढूंढें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप में से कोई भी ने जीतकर ब्रह्मनिष्ठ नहीं बन सकता। यह कहकर गार्गी चुप हो गई, मानो उसने भी याज्ञवल्क्य को अपना गुरु मान लिया। गार्गी ने जिस तरह याज्ञवल्क्य की प्रशंसा कर अपनी बात खत्म की, तो उसके विदुषी होने का एक और भी गुण प्रकट होता है कि उसमें अहंकार का नामो निशान नहीं था। उसने एक ऐसा बड़प्पन दिखा दिया जिसने गार्गी को याज्ञवल्क्य और जनक की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। ऐसी थी गार्गी, देश की विशिष्टतम दार्शनिक और युग प्रवर्तिका। याज्ञवल्क्य विजेता थे, गायों का धन अब उनका था। याज्ञवल्क्य ने नम्रता से राजा जनक को कहा, राजन, यह धन प्राप्त कर मेरा मोह नष्ट हो गया है। यह धन ब्रह्म का है और ब्रह्म के उपयोग में लगाया जाए, यही मेरी नम्र विनती है। भारतीय परंपरा में गार्गी देश की विशिष्टतम दार्शनिक और युग प्रवर्तक सिद्ध हो गई। गार्गी परम विदुषी थी और आजन्म ब्रह्मचारिणी रही।